मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है सर, बट ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपसे। कॉग्निटिव के अंदर में क्या करते हैं हम लोग ने फॉर्मूलाज जो मैथमेटिक्स साइंस फॉर्मूलाज है उसको हम लोग ने क्रिएट किया है जिसके बेसिस से हम ये पैटर्न को फॉर्म करके पता कर सकते हैं कि इस पर्सन के अगर इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही है। ओके, तो ये लोशू ग्रिड से बिल्कुल अलग है। जो ओरिजिनल चाइनीज से लोशू ग्रिड फॉर्म किया गया वो नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लोशू ग्रिड के अंदर में प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है और हम लोग ने यहाँ पर में लोशू ग्रिड को प्लैनेट्स का पार्ट डाल दिया है। वैदिक में और लोशू ग्रिड में नाम चेंज करने को बोलते हैं कि अगर आप अपना नाम चेंज करेंगे तो वाइब्रेशन चेंज होगी। तो कॉग्निटिव में भी क्या ऐसा कुछ होता है नाम चेंज करने का? नाम चेंज अल्टीमेटली जो है हम उसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट है अनुराग जी। उनका हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू अनुराग जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है सर, बट ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपसे। तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि हर एक जन इससे थोड़ा अवेयर हो पाए। हम कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी को 4 एज में भाग करते हैं, 4 ए। पहला ए जो है वो है एनालिसिस, कि अगर हमारी जो थॉट और बिहेवियर है तो उससे हम एनालिसिस करते हैं कि हम इस तरह का व्यवहार या हमारा पैटर्न क्यों है। सेकंड ए हमारा आता है अवेयरनेस, कि ये जो पैटर्न है इसे हमें अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस की तरह से क्रिएट कर लेना पड़ेगा। और जब अगर हम ये जान लेते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा पैटर्न कैसा है, तो हमें उसे अलाइनमेंट कर लेना है। अलाइनमेंट किससे? हमारे माइंड से और नंबर्स के पैटर्न को। ये दोनों को अगर हम अलाइन कर लेते हैं, कैसे अलाइन कर सकेंगे? थ्रू डेवलपिंग प्रॉपर हैबिट्स, जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी क्या है? अभी तक के अंदर में न्यूमरोलॉजी के जितने भी पार्ट है वहां पर में आप ट्रेडिशनल वे में या तो आप फियर को बेच रहे हैं और या तो कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट को ही बेच रहे हैं, जिससे कि आपके हाथ की पार्ट नहीं है। कॉग्निटिव कह रहा है कि आपका जितना भी जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो आप ही के थॉट और आप ही के बिहेवियर पैटर्न से हो रहा है करके। ओके, तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशू ग्रिड से बिल्कुल अलग है? जी बिल्कुल अलग तो है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अगर मैं लोशू ग्रिड की अगर बात करूं तो आज इंडिया के अंदर में लोशू ग्रिड जो है, जो ओरिजिनल चाइनीज से लोशू ग्रिड फॉर्म किया गया वो नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लोशू ग्रिड के अंदर में प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है और हम लोग ने यहाँ पर में लोशू ग्रिड को प्लैनेट्स का पार्ट डाल दिया है। एनी हाउ वो एक अलग चैप्टर है। बट हम कॉग्निटिव के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग ने फॉर्मूलाज जो मैथमेटिक्स साइंस फॉर्मूलाज है उसको हम लोग ने क्रिएट किया है जिसके बेसिस से हम ये पैटर्न को फॉर्म करके पता कर सकते हैं कि इस पर्सन के अगर इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही है। तो वो हम कॉग्निटिव से ज्यादा एक्वायर करके बता पाते हैं। अच्छा, जैसे उसमें ग्रिड बनती है वैदिक में और लोशू में, तो इसमें भी ग्रिड जैसा कुछ होता है? नहीं, इसमें भी ग्रिड बनती है। अब जब ग्रिड की बात आई है तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैं बता दूं कि ग्रिड की अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ग्रिड के अंदर में हम हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को डालते हैं जिसे हम रॉ डिजिट कहते हैं। रॉ डिजिट का मतलब है कि जब आपने जन्म लिया, कुछ नंबर्स हैं जो उसी के नंबर्स के बेस पे आपका उस दिन जन्म हुआ है और उसके हिसाब से आपके लाइफ के अंदर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके ट्रेड्स क्रिएट होते हैं, पर्सनालिटी क्रिएट होते हैं। लेकिन जब हमने न्यूमरोलॉजी में सीखा है कि हमारे पास में मूलांक है जिसको हम हमारे साइकिक नंबर बोलते हैं और भाग्यांक है जिसे हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं और नामांक है, तो ये क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये रिजल्ट हैं। ये हमारे जितने भी नंबर्स डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद उसका जो एक रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसका नंबर है। उस नंबर का जो एनर्जी वैल्यू है
वो आपके रॉ डिजिट के समान नहीं है, वो ज़्यादा है। अगर हम 4 या 5 डिजिट को ऐड करके अगर एक नंबर को निकालें, तो उसके पीछे 4 या 5 डिजिट्स हैं जो जिनके थ्रू से वो रिजल्ट निकला है करके। तो इसीलिए ग्रिड जो है, एक लिमिटेशन है एक पीरियड तक। आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक में ही आप ग्रिड की एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे कॉग्निटिव में भी ग्रिड है करके, जिसे हम आईपीओ ग्रिड कहते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ग्रिड। लेकिन इस ग्रिड के अंदर में आप सोचेंगे कि आप 40 साल की उम्र में भी वही ग्रिड की एनालिसिस कर रहे हैं, 20 साल की उम्र में भी उसी ग्रिड से एनालिसिस कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में भी उसी ग्रिड से एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपकी एनालिसिस ठीक नहीं आएगी। इट इज नॉट करेक्ट। बट सर बर्थ डेट तो सेम रहती है, फिर बर्थ डेट के यस, हिसाब से ही बर्थ हम डेट ग्रिड में डालेंगे, और कौन से आप नंबर डालते हैं फिर? बर्थ डेट के हिसाब से जब डालते हैं तो आप सोचिए कि आप बर्थ डेट से जो ग्रिड बना लिए हैं और उस बर्थ डेट के अंदर में वो नंबर्स चेंज नहीं हो रहे, ग्रिड में है, तो आपके पूरे एंटायर लाइफ में 80 इयर्स 90 इयर्स तक के अंदर में वो एनालिसिस सेम कैसे रह सकती है? यस। आपको अगर बता रहे हैं कि कहीं भी हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर में उस 9 ग्रिड्स में नंबर्स कहीं नहीं चेंज हो रहे, हाँ कहीं पर्सनल ईयर या दशा या वो हम ऐड करते जा रहे हैं, बट वो बहुत टेम्पररी है। इसीलिए कॉग्निटिव का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर में अगर हमें कोई स्ट्रेस के बारे में निकालना है, या हमें अगर कहीं रिलेशनशिप के कंपैटिबिलिटी के बारे में निकालना है, या हमें कहीं आपके करियर वेल्थ के पोटेंशियलिटी के बारे में निकालना है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं दूसरे दूसरे चीजों के कॉम्बिनेशंस को डालकर ही निकाल सकते हैं। जिसके कारण आज जब 2-2.5 साल मुझे ये कॉग्निटिव को क्रिएट करते हुए हो गया है, तो जब पहले क्रिएट हुआ था तो 6 या 7 फॉर्मूलाज ही क्रिएट हुए थे। आज हम 200 प्लस फॉर्मूलाज को लेकर बैठे हैं, जहां आप रिलेशनशिप के अंदर में हम कम से कम हमारे पास में 70 से ऊपर फॉर्मूला है, जहां आप ये भी हम लोग मोटा मोटी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर में मैरिज का विंडो कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, डिवोर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप क्या लीगल के अंदर में भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एवरीथिंग थ्रू दिस फॉर्मूला, जो ग्रिड नहीं कर सकती है। ओके, तो सर ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी आई कहाँ से? आई तो मेरे से ही है, लेकिन क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको सीबीटी बोलते हैं, तो मैं आगे प्रैक्टिस करता था। तो जैसे मैंने भी 6 साल पहले न्यूमरोलॉजी को यही लोशू ग्रिड और वैदिक से मैंने पढ़ना सीखा, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज। मैं काफ़ी कंफ्यूज होते जा रहा था क्योंकि एनालिसिस सब चीज़ों के अंदर में अलग आ रही थी। और मेरे लिए एक बेनिफिट ये था, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे लिए पैटर्न बिहेवियर को पढ़ना बड़ा आसान था। तो जब मेरे पास में डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस के लिए आ रहे थे, तो मैंने तब देखा कि ये ग्रिड से एनालिसिस अगर मैं करूं, और अगर मैं अपने कुछ पैटर्न को अगर मैं क्रिएट करूं थ्रू कॉग्निटिव, जिसको हम साइंटिफिक मेथड, साइंस, मैथ, साइकोलॉजी अगर सबको डालें, तो उसकी एनालिसिस क्या बोल रही है। तो न्यूमरोलॉजी और साइंस के कुछ सिंपल कैलकुलेशन से हम ये एनालिसिस करते 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 आज यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम हर एक एनालिसिस के हिसाब से एक मोटा मोटी एक्यूरेसी में आ रहे हैं। और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, और जिससे कि हम एनालिसिस कर पाए हैं करके। तो इसी तरह से ही ये कॉग्निटिव का पार्ट है। ऑल्दो हम अगर माने साइकोलॉजी के पार्ट में अगर जाएं और मैथ्स के पार्ट में जाएं, तो ओरिजिनली न्यूमरोलॉजी जो है, जो आया है, वो एक साइंस के फॉर्म से ही क्रिएट हुआ है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी, अगर हम नंबर्स की बात करें ना, तो नंबर्स में सिर्फ 2 ही पार्ट है। एक पार्ट को ही हम जानते हैं, अगर हम ऑकल्ट को छोड़ दें और हम ये भूल जाएं कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो 1+1=2 हम ये मैथ्स को जानते हैं कि हम इसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे हम क्वांटिटेटिव टर्म कहते हैं। लेकिन नंबर्स जब क्रिएट हो रहे थे, बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर, हमारे वैदिक फिलोसोफर, चाइनीज फिलोसोफर इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान दे रहे थे कि हम इसे ह्यूमन के बिहेवियर के साथ, गॉड के किस पार्ट के साथ कैसे जोड़ सके। सपोज 4 है तो 4 सीजन्स हो गया, 5 है तो 5 एलिमेंट्स हो गया। तो हम इस तरह से एक एक नंबर को जोड़ते जा रहे थे, कर रहे थे। अच्छा, तो इसमें भी हर नंबर की पर्सनालिटी होती है कि 1 जी नंबर की पर्सनालिटी जी ऐसी जी होगी? जी 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 जी, ये नंबर पर्सनालिटी एक्चुअली अगेन ये साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। हमारे एक फेमस फिलोसोफर, माने हम साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, कार्ल जंग।
उन्होंने एक टर्म निकाला था, आर्च टाइप। तो ये जो हम ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करते हैं, हम बिहेवियर पैटर्न्स या ऑब्जर्वेशन या हमारे पास कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसकी हम एग्जाम्पल को लेकर हम साइकोलॉजी के हिसाब से आपके बिहेवियर पैटर्न को पकड़ते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव ने भी क्या किया, इसी आर्च टाइप को ही फॉर्म किया कि 1 से लेकर 9 तक जो हमारे नंबर्स हैं उसकी एक आइडेंटिटी, एक आर्च टाइप होगी। माने 1 का मतलब है द इनिशिएटर, तो वो स्टार्ट ही करेगा, वो स्टार्ट के लिए ही है। अब अगर हम हमारे ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में जो हम आज सीख रहे हैं, लोशु में, वैदिक में बता रहे हैं कि 1 सूर्य है, कॉन्फिडेंस है, न्यू बिगनिंग है, ये सब ट्रेड्स हैं, ठीक है, आपने उसको उसमें डाल दिया है। लेकिन बेसिकली अगर हम पकड़ लें कि आज हमारे वर्ल्ड के अंदर में से 850 टू 900 करोड़ पीपल हैं, तो आप 9 नंबर्स को मतलब मोटा मोटी 100 करोड़ लोगों के बिहेवियर पैटर्न को सेम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि एक अगर है तो हर एक का जो पर्सन होगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंट ही आएगा या ईगोइस्टिक ही होगा। तो इसीलिए हमें 9 नंबर्स को हम लोग ने क्या किया है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस है। ये ऐसा नहीं है कि 1 है तो वो अलग है, अलग भी है लेकिन सीक्वेंस के साथ है। तो हम कॉग्निटिव के अंदर में नंबर 1 को द इनिशिएटर कहते हैं। माने 1 का काम है शुरुआत करना। जब भी 1 अगर आपके लाइफ में डोमिनेंट रहेगा, वो शुरुआत करने का सक्षम रखेगा। नंबर 2 है द कोलैबोरेटर, उसका काम है कि और लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना, इसीलिए नंबर 2 को क्रिएट किया गया है। फिर है नंबर 3 जिसे हम एक्सप्रेशन, माने सबसे पहला माइंड थिंकिंग प्रोसेस जो है वो नंबर 3 से क्रिएट हुआ है। माने हम एक अगर स्टार्ट कर रहा है, दूसरा अगर लोगों को लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए, भाषा, एक्सप्रेशन होना चाहिए। 3 का काम वो है। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें कुछ बिल्ड करना है, तो नंबर 4 आता है जिसे हम दी बिल्डर कहते हैं। अब हमारे ट्रेडिशनल के हैंदन में नंबर 4 को फियर और साइकोज्म का सबसे बड़ा पार्ट डाल दिया क्योंकि उसे राहु का पार्ट डाल दिया। बट इट इज नॉट ट्रू। आप अल्टीमेटली फियर बेस से करके किसी भी ह्यूमन माइंड को आप चेंज मत कीजिए। 4 एक बिल्डर है, एक डिसिप्लिन है, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर है, उसे हम हर समय हर एक तरह के इस पार्ट को नहीं डाल सकते हैं। अगर हम एक किसी चीज को बिल्ड कर रहे हैं तो अलग अलग चीज को अगर बिल्ड करते जाएंगे तो अडेप्टेबिलिटी रहना चाहिए कि आप कभी आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, कभी आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो 5 नंबर 5 इज द अडेप्टर, 6 इज द बैलेंसर। अगर आप यहां से वहां जंप कर रहे हैं तो एक बैलेंसर चाहिए हमारे पास में, जो नंबर 6 का काम है। नंबर 6 है कि आपने तो बिल्ड भी कर लिया, एक्सप्रेस भी कर लिया, कम्युनिकेट भी कर लिया, बैलेंस भी कर लिया। अब हमारे पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हम डीप रिसर्च में जाएं, डीप एनालिसिस में जाएं। तो 7 का काम है दी एनालिस्ट। आपने डीप रिसर्च कर लिया, अब आपको कंट्रोल्ड होना चाहिए कि आपने जो डीप रिसर्च किया है वो आपके काम के चीज है कि नहीं है। सो नंबर 8 इज द कंट्रोलर। नंबर 8 सिर्फ डर, शनि, साढ़े सती नहीं है, वो आपका एक अथॉरिटी पार्ट भी है। और नंबर 9 है आपका इंटीग्रेटर। मतलब जब आपके ये पूरे 8 साल या 9 साल के अंदर में आपने जो भी कुछ किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, नंबर 9 उसको पूरा इंटीग्रेट करता है, भांपता है और उससे या तो विजन को बहुत बड़ा करता है, और अगर आपने कहीं ना कहीं अगर कहीं चूक किए हैं तो वो उसको दबाता है। सो दीज आर दी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है जो हम फियर मिस्टिज्म से बाहर निकल कर कॉग्निटिव के अंदर में डालते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी है 1 to 9। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये लकी नंबर, ये अच्छा नंबर्स है, ये वेरी अनलकी है? आपने सही पकड़ा। ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में अगर हम पकड़े तो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी, देखिए इंडिया में जो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ाया जा रहा है वो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी जहां से भी आया है वहां प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस नहीं रहे हैं। इंडिया में आने के बाद में इसे किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के साथ में लिंक कर दिया गया है और प्लैनेट्स को सबसे बड़ा पार्ट डाल दिया। मैं पकड़ के चलता हूं कि हम प्लैनेट्स को बेस करके ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी अगर पढ़ें तो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी आपको क्या बोलती है? आपको बोलती है कि आपका समय अच्छा है या बुरा है, लकी और अनलकी है।
फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब ह्यूमन पार्ट का रोल तो वहां खत्म हो जाता है। अगर आपका समय अच्छा है तो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेंगे कि आप इसको पकड़ के चलिए और आप ये पहनिए जिससे आपका समय अच्छा बरकरार रहे। और अगर आपका समय खराब है तो आपको एक्सटर्नल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रेमेडीज के हिसाब से आपको करने पड़ेंगे जिससे आपका समय ठीक हो सके। तो लक और अनलक के ऊपर में अगर ह्यूमन अगर बैठ जाएगा तो वो थॉट प्रोसेस, वर्क प्रोसेस, पैटर्न प्रोसेस को तो अपनाएगा ही नहीं। तो हम फिर बाद में अल्टीमेटली लक और अनलक के ऊपर पे अगर इतना वो पार्ट कर लेंगे तो ह्यूमन का कोई भी रोल बंद हो जाता है। कॉग्निटिव यही बोलता है, देयर इज नो लकी और अनलकी नंबर्स। कोई नंबर लकी नहीं है, कोई नंबर अनलकी नहीं है, कोई नंबर गुड नहीं है, कोई नंबर बैड नहीं है। ऑल्दो जब ये नंबर्स के फॉर्मेशन हुए थे 1 से लेकर 9 तक, तो वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े फिलोसोफर है इसके अच्छे अच्छे पार्ट्स को इसके साथ में जोड़ दिया गया था। तो हम गुड को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, बट नंबर्स कैन नॉट बी लकी और अनलकी। आपके नंबर्स में कहीं ना कहीं आपका कोई नंबर वाइब्रेशन, इसे हम एक मेथड कहते हैं कॉग्निटिव में EVA, माने एनर्जी वाइब्रेशन अलाइनमेंट मेथड। कोई भी चीज अगर है, नंबर्स है तो उसमें एक एनर्जी है, ह्यूमन में है तो एक एनर्जी है, थॉट में एक एनर्जी है। अब सपोज अगर आपका कोई एक नंबर है जिसकी एनर्जी आपके अंदर में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आपकी एनर्जी वाइब्रेशन भी बहुत बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ें, अगर एक समानता वे में अगर वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं जाकर अगर वोल्टेज हाई अगर लो होगी तो आपके प्रोडक्ट में फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। सेम वे में आपके लाइफ में भी यही है। कोई एक नंबर अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, हमें एक दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है जिसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं, उसे स्टेबल करने के लिए। लकी और अनलकी कैसे हो सकता है? आप लकी बोलना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि 5 नंबर आपका लकी है तो वो सारा लाइफ आपके लिए 5 नंबर लकी होगा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद 5 की वाइब्रेशन आपके लाइफ के अंदर में बहुत ज्यादा आ गई है। कैसे? से हाउस से, या मोबाइल के नंबर से, या आप कोई प्रॉपर्टी एसेट खरीद रहे हैं उससे। तो कहीं ना कहीं उसके आउटपुट के नंबर्स अगर कहीं 5 5 5 5 5 करके आपने सारे डाल दिए तो उसका विपरीत आपके ऊपर पे इफेक्ट आएगा, नॉट द गुड बट द बैड, क्योंकि वो आपके एनर्जी कैपेसिटी के बाहर चला जा रहा है। तो हमें दूसरा नंबर चाहिए होगा जिससे कि उस नंबर को हम स्टेबलाइज कर सकें। ओके, आपने बताया कि दूसरे नंबर से हम स्टेबलाइज करते हैं, तो आप जी, किस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं? अगर कोई क्लाइंट आए आपके हमारे पास ये पेपर लेकर। नहीं, देखिए स्टेबलाइजर का नंबर रहता है, हर एक नंबर का एक एक स्टेबलाइजर नंबर है करके, जिसे हम इसको स्टेबलाइजर कहते हैं। तो हम वो कॉग्निटिव से निकालते हैं। कॉग्निटिव के अंदर में मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हम लोग कम से कम 100 प्लस रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, और ये कोई सॉफ्टवेयर से नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते हैं। आज अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ देते हैं, एक जनरल रिपोर्ट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो 2 मिनट के अंदर में आपके ये चीज को बना दे रहे हैं। लेकिन हम कॉग्निटिव के अंदर में कभी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें आपके बिहेवियर पैटर्न्स को चेक करना पड़ता है और उसके हिसाब से हम रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने नंबर्स को खाली देते हैं, हम नंबर्स के साथ साथ आपके साथ भी कंसल्ट करते हैं कि आप मेरे नंबर के हिसाब से आपके लाइफ के ये पार्ट पीरियड में दिख रहा है करके, चाहे वो हम एनर्जी स्केल से करें, एनर्जी बैलेंस से करें, चाहे हम किसी भी फॉर्मूला से करें। हम वहां जब देख पा रहे हैं कि जब वो बता रहे हैं कि हमारे ये सिचुएशन है, तो हम देख पाते हैं इस पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन बहुत हाई इनको मिल रही है कहीं ना कहीं से। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि ये नंबर इनके साथ साथ कहाँ कहाँ इनके साथ में फिक्स्ड हो गया है। तब हमें श्योर हो जाता है कि हाँ, यस, वो बता रहे कि हमारा बिजनेस नंबर ये है, हमारा हाउस नंबर ये है, हमारा व्हीकल नंबर ये है। तो जहां जहां जिनके जिनके साथ में उनकी पर्सनल नाम अटैच हो रही है, उसके साथ में वो नंबर भी अटैच हो जा रहे हैं। तो अब हमें वाइब्रेशन में देखकर उस नंबर का जो स्टेबलाइजर नंबर है हमें वो फिक्स करना पड़ता है। इट इज फिक्स्ड, हम 1 से लेकर 9 के हमारे पास में स्टेबलाइजर नंबर फिक्स रहते हैं करके। लेकिन हम उसमें देख पाते हैं, हो सकता है कि उनके लाइफ के अंदर में 2 नंबर्स वाइब्रेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें 2 स्टेबलाइजर नंबर को एक साथ हम नहीं स्टार्ट करते हैं, हम एक को पहले बैलेंस में लाते हैं, फिर दूसरे को बैलेंस में लाते हैं।
वो कैसे बैलेंस में लाते हो आप उनको, मतलब कोई चीज़ में रिमूव करा लेते हो? हाउस नंबर अगर 5 है ज़्यादा तो नहीं, 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 ये आपके हैबिट से होता है। सबसे पहला है, देखिए, इंटरनल प्रोडक्ट और एक्सटर्नल। मैं कॉग्निटिव में सबको बोलता हूँ, सपोज अगर आपको 4 नंबर अगर आपको एक्टिवेट कर लेना है, तो 4 नंबर का मतलब है डिसिप्लिन है, फाउंडेशन है। इसका मतलब है आप अपने लाइफ के अंदर में एक पर्टिकुलर रूटीन को बांध लीजिए। हर चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। आप अगर कोई चीज पहन रहे हैं, आप भी सबकॉन्शियसली आप उस माइंड को बोल रहे हैं कि मैंने ये स्टोन और क्वार्ट्ज पहना है इस पर्पस के लिए, और वो माइंड ही उसे एनर्जी क्रिएट कर देती है कि यस, अब आहिस्ते 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 जब आप उसको एनर्जी के माध्यम में दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रही है। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था नंबर 4 की, आप डेली हैबिट्स में रूटीन को बांध लीजिए कि अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, रोज सुबह 7 बजे उठे। 9 बजे अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, 9 बजे ही जाएं। इस समय में अगर आप वापस आ रहे हैं तो ये उस समय में आए। सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है कि आप समहाउ नंबर 4 को एक्टिवेट कर रहे हैं इस रूटीन को बांधने के लिए। जब आप ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब हमें अलग अलग प्रोसेस में, चाहे वो हीलिंग कोड के नंबर जो होते हैं उसके थ्रू से, या फिर हमें कोई ना कोई सीक्रेट ज्योमेट्री जो आपको यंत्र बनाना, हमें बनाना पड़ता है कॉग्निटिव के बेसिस पे वो। और अगर नहीं हो कि नहीं, आप बहुत ज्यादा आपकी माइंड डाइवर्टेड है, तो मैं लास्ट के अंदर में पहले एक्टिवेट करने के लिए तब फिर हमें क्वार्ट्ज ब्रेसलेट देना पड़ता है जिससे कि वो 4 नंबर एक्टिवेट पहले हो। तो हर बार मैं कोशिश तो यही है कि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़े, आप सिंपली अपने रेगुलर हैबिट्स के थ्रू से ही आप उसको ठीक वे में आप अपने अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो कि हर नंबर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है? किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? ये बड़ा लंबा प्रोसेस है स्तुति, माने क्योंकि हम इस माने जैसे हम ट्रेडिशनल में जनरलाइज कर देते हैं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज किसी का हेल्थ की अगर पार्ट में अगर वो जानना चाहता है, तो हमें पहले सारा फॉर्मूला डालना पड़ता है। वी हैव मोर देन 30-40 फॉर्मूला कि उसका स्ट्रेस इंडेक्स कैसा है, उसकी वाइटलिटी कैसी है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। तो हम जब ये डालकर देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स उसमें जनरेट हो रहे हैं, और उसमें जब दिखता है कि कुछ कॉमन नंबर्स ही जनरेट हो रहे हैं, तो वो इंडिकेट कर देता है कि प्रॉब्लम यहाँ है। तो जब हम कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी की तरफ से कंसल्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं ना, इट इज़ नॉट इजी। ये इतनी आसानी से हर चीज़ नहीं हो सकती है, माने हमें टाइम लगता है। अगर हम आज एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक 60 पन्ने का रिपोर्ट बनाने के लिए हमें मिनिमम 5 से 7 दिन लगता है। और हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नंबर से आप डेटा देने से नहीं चलेगा। हमारी एक क्वेश्चनियर फॉर्म रहती है जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आपको वो भी देना पड़ता है कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप क्या, आपका गुड पार्ट है, बैड पार्ट है। जो हमें हेल्प करता है इन साइकोलॉजी वे में भी, कि ये नंबर्स ये आपके लूप पे तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये जब डेटा इनपुट आती है ना, तब हम फॉर्मूला को डालते हैं और फिर एक्यूरेसी में जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर के और पार्ट में काफी अच्छा काम कर रहा है। ओके सर, तो जैसे आपने बताया कि आप एक फॉर्म फिलअप कराते हो, जी, तो ये कॉग्निटिव में प्रिडिक्शन हो पाती है कि लाइफ में फ्यूचर पहला में क्या चीज होगा? है, मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑकल्ट नहीं है जो 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते। इसलिए मैं कभी वर्ड प्रेडिक्शन यूज नहीं करता हूं, क्योंकि एआई भी अभी तक ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है करके। सो हम कैसे किसी भी एक एनालिसिस से एक पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं? अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 15 दिन के अंदर में ये होने वाली है, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आपके थॉट बिहेवियर पैटर्न से आप अपने रोज के पार्ट को चेंज करते हैं करके, ये आप ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ के पैटर्न को बनाते हैं। तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर लें कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न और थॉट पैटर्न को कल क्या सोच रहे हैं? हम सिर्फ आर्च टाइप के अंदर में ये, क्योंकि लूप क्रिएट हो जाती है। लूप का मतलब है कि हम सपोज एक पर्टिकुलर 30 इयर्स 20 इयर्स से हम उसे अपने लाइफ मरा में उसको क्रिएट करते जा रहे, बनाते जा रहे, फॉर्म करते जा रहे हैं। तो वो एक स्टैटिक फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। तो हम ये पकड़ लेते हैं कि ये ही क्रिएशन बार बार होते ही जा रही है, होते ही जा रही है।
जिसे हमें ब्रेक करना है, जिसे हमें अलाइन करना है, जिसे हमें रेमेडी के थ्रू से ठीक करना है। ओके। तो मतलब आपने पहले बताया कि अगर किसी की शादी के बारे में कोई पूछने आए या डिवोर्स पैटर्न भी आप जी बता देते हो कि आपकी लाइफ में डिवोर्स जी होगा, लीगल प्रोसेस होगी, शादी जी कब होगी, तो ये तक बता पाते जी हैं कॉग्निटिव से? जी, बता पाते हैं। हम लोग बता पाते हैं क्योंकि वो अगर हम जब हम उनके नंबर्स के बिहेवियर पैटर्न को उससे मैच करके देखते हैं, जब देख रहे हैं कि वो मैच कर रहा है, उसके थॉट, उसके पैटर्न, उसके बिहेवियर उससे मैच कर रहा है, तो उसका आउटकम जो है वो मोटा-मोटी एक प्रेडिक्टेड हो जाता है, मोर और लेस करके। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 100% वो होना ही है करके, लेकिन वो इसी यही साइकोलॉजी, यही ऑब्जर्वेशन है। यही ऑब्जर्वेशन और नंबर को देखकर हम लोग जो है ऑटोमेटिकली निकाल पाते हैं करके कि ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है करके। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आपके रूटीन मेथड्स को आपको ब्रेक करना होगा। सपोज कोई एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी में जा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि दोनों की एनर्जी में कहीं ना कहीं बर्नआउट है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर में डिवाइडेड है, वो दोनों के भाग में सेम दिख रहा है। जब हम नंबर्स में इसको हम अलाइनमेंट नंबर और डिफरेंस नंबर बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर दोनों का डिफरेंस नंबर उतना बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दोनों के पार्ट में वो फ्रिक्शन है। तो ये हम अज्यूम में ही जा सकते हैं कि हाँ, ये इस तरह का सिचुएशन होना है, क्योंकि ये हम इतने ऑब्जर्वेशन को देख के आ चुके हैं। तब हम अगर कोई एक जन उस रूटीन को ब्रेक कर देता है, और मैं कहूं कि आप अगर वापस से इस लाइफ में वापस से अगर ठीक से अगर आ जाना चाहते हैं, तो आप इस चीज को डेवलप कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं उस एनालिसिस के अंदर में वो अगेन चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं वो रेमेडियल का पार्ट भी पुट कर लेता है करके। ओके, तो आप अपने पास कोई आई ऐसे कोई क्लाइंट या ऐसी किसी चीज़ की मुझे केस स्टडीज शेयर कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम थी और आने के बाद कैसे सॉल्व किया आपने? मैं केस स्टडी आपके साथ में जरूर से शेयर कर लूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि ऑफ वो हम कोर्स। उसमें नेम को जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। बट ऐसे बहुत सारे आप जिसके केस स्टडी बोलेंगे, हम केस स्टडी को जो है आपको, क्योंकि हमारे पास में ऐसे अनगिनत रिलेशनशिप में वेल्थ को लेकर, एसेट को लेकर, अभी हम लोग ने एजुकेशन के ऊपर में बहुत सारा रिपोर्ट्स जनरेट किया है, जहाँ क्योंकि अभी बच्चे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं अब्रॉड सेटल करने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए, तो उनकी एनर्जी क्या बोलती है वो उसके अंदर में हम लोग दिखा पा रहे हैं। और अभी के डेट पे हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिएशन हुआ है बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस के पार्ट में, जिसको हम न्यूमरोग्राफिक्स बोलते हैं। जो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से मैं शेयर करूं, अगर एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो एक सपोज उनके वेरियस सिटीज में ऑफिस है, और कहीं एक सिटी के अंदर में वो ऑफिस खोल रही हैं, जिनमें उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर है, सेल्स है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में हजारों इंटरव्यू, राउंड ऑफ इंटरव्यूज के सीवीज के बाद दे हैव सिलेक्टेड सर्टन सीवीज को लेकर कि हाँ, हम मार्केटिंग मैनेजर में हमारे पास में 20 या 25 है जो एजुकेशन और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से मैच कर रहे हैं। हम न्यूमरोग्राफिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस और मार्केटिंग इंटेलिजेंस के हिसाब से ये तक भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके नंबर्स के हिसाब से वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो आगे अल्टीमेटली उस नंबर्स ऑटोमेटिकली लाइफ उसके उस डिमांड को क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली जो है ये भी हम कॉग्निटिव के थ्रू से, इंटेलिजेंस के थ्रू से हम वो कर सकते हैं करके। मैं आपके साथ में केस स्टडी डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा करके इन विद इन अ डे और टू। ओके। तो जैसे वैदिक में और लोशु ग्रिड में नाम चेंज करने को बोलते हैं कि अगर जी। आप अपना नाम चेंज करेंगे तो वाइब्रेशन चेंज होगी, तो कॉग्निटिव में भी क्या ऐसा कुछ होता है नाम चेंज करने का? हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं, नाम चेंज अल्टीमेटली जो है हम उसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। आप समझिए कि आपने अपना एक नाम का वाइब्रेशन, ये जो नाम की वाइब्रेशन आपको मिल रही है, तो वो कहाँ मिल रही है? आपने नाम को रखा है, उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है, उसे हम अपने माइंड के अंदर में ही एनर्जी को प्रोसेस कर रहे हैं। अब आपने 25 साल तक, 30 साल तक आपने एक नाम के वाइब्रेशन को अपने थॉट माइंड के अंदर में उसे डाल दिया है। डू यू थिंक कि आप अगर अभी नेम नंबर की एनर्जी को चेंज कर देंगे तो वो इंस्टेंट काम करने लग जाएगा? माइंड रिजिड होता है, माइंड डजन लाइक टू चेंज थिंग्स वेरी फास्ट। आप ये समझिए पहले, क्योंकि यहीं पर में ही एक अगर एक साइकोलॉजिस्ट, अगर न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है,
तो उसके लिए ये एडवांटेज है कि हमें ये एनर्जी मिल कहाँ से रही है, बाहर से या अंदर से। तो अगर हम अंदर के प्रोसेस को अगर समझ लें कि ये एनर्जी फॉर्म कैसे हो रही है, तो आपके लिए रेमेडी करना आसान है। तो जब आपके लिए आपका माइंड आपकी एनर्जी को इतने साल के रिजिडिटी के बाद में उसको ब्रेक करने नहीं देगा आसानी से, तो आप अगर देखेंगे कि आपने नेम चेंज कर लिया, आप उसको बस सोचे एक महीना हो गया, हमें तो कोई उसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, सो दैट बिकम्स द ट्रबल। क्यों? क्योंकि आप नाम को कितने बार चेंज करेंगे। इसलिए मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूं कि नेम को जो है हम हट से चेंज नहीं करें, और करना भी नहीं चाहिए। आप उसे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां हमें लगे कि सब मोटा मोटी है, अगर हम किसी तरह से एक नंबर को किसी तरह अगर चेंज कर दें, तो उसमें सबसे बड़ा प्राइमरी नंबर जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो नेम ही है। क्योंकि मूलांक, भाग्यांक और नामांक, इसे हम कॉग्निटिव ट्रायंगल कहते हैं, इन तीनों की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर हम किसी तरह से इसको चेंज कर दें और बाकी अलाइन हो जा रही है, तब हम नाम को चेंज करने जाते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, चलो आपने बताया कि इतने सालों से नाम चल रहा है, वो तो हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे चेंज करने को। बट अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनका जी ऐसा ही हो सके ना कि नाम पहले से ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रखा जाए। जी जी जी, एग्जैक्टली। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो न्यू बेबी बॉर्न है, तो क्योंकि हमारे पास में दो जो पावरफुल नंबर्स हैं, मूलांक और भाग्यांक उसी समय में जनरेट हो जाता है, तो हम नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उसे पर्टिकुलर वो नंबर दे सकते हैं जो उसे इन फ्यूचर के अंदर में अलाइन करके फायदा बेनिफिट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है करके, ये हमारे हाथ में है। ओके, जैसे नाम चेंज करने की बात तो हो गई। बिजनेस नेम, अगर किसी कोई नया बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, तो वो मूलांक भाग्यांक के अलाइन बिजनेस नेम रखे, तो उसको कोई बेनिफिट होगा? कि उसमें भी ऐसा होता है कि होगा, हमारा जो लेकिन बिजनेस है उसके हिसाब से, मतलब अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम रखना चाहिए बिजनेस का। देखिए, यहाँ खाली यहाँ ये फैक्टर नहीं आता है कि उसके बिजनेस टाइप क्या है। ये सबसे बड़ा गलत पार्ट आ जा रहा है कि हमें पहले ये देखना है कि किस फाउंडर की एनर्जी सबसे पहले उसमें जा रही है। अगर सपोज एक बिजनेस है और एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, जिसके अंदर में जो पर्सन बिजनेस चला रहा है वही ओनर है, वही उस बिजनेस गोल को क्रिएट कर रहा है, थॉट को, आइडियोलॉजी को, सबको, तो उसके एनर्जी के साथ में हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं और बिजनेस नेम नंबर को उसके अलाइन के हिसाब से डाल सकते हैं। ऑल्दो काफ़ी बड़ा उसके अंदर में भी प्रोसेस रहता है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि जहां अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्टेड कंपनी है, जहां कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं है, देयर आर मल्टीपल ओनर, शेयर होल्डर्स हैं, वहाँ ये कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर में हमें ये देखना पड़ता है कि किसका क्या गोल प्रोसेस है, किसका आपकी थॉट प्रोसेस क्या, आप इस जो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, और अगर रियल एस्टेट में भी जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं। आप एक ही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप एक ही सिटी में करना चाहते हैं, आप इसे बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो विजुअलाइजेशन गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसे बिजनेस न्यूमरोलॉजी के अंदर में 7 डिफरेंट पार्ट्स को बोलते हैं। हम 7 डिफरेंट पार्ट्स हम अपने बिजनेसमैन के पर्सन से हम ये लेते हैं, और उसकी एनालिसिस से फिर हम निकालते हैं। बिजनेस नेम नंबर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट खाली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद भी हमें दूसरे दूसरे एनर्जी वाइब्रेशन को भी यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं करके, तो वो भी देखना पड़ता है कि कितनी बड़ी आपकी कंपनी है, आपकी फाइनेंस कहाँ से आ रही है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये प्लानिंग सारे लेने के बाद ही आप उसके बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं हर बार यही बोलता हूं कि न्यूमरोलॉजी या किसी को प्लीज खाली प्रेडिक्शन में मत डालिए। हम प्रेडिक्शन नहीं है, हम ये वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम एनालिसिस करते जाएंगे, तो आप अपने स्टेप को आप जान सकेंगे कि आप कहाँ स्टेप रख रहे हैं। हम इसे फियर का बेस से बाहर निकाल दें कि ये करने से फियर होगा, ये करने से खराब होगा। कोई चीज करने से खराब नहीं हो सकता है। आप अल्टीमेटली अगर कहीं पर भी एक पैर रख रहे हैं एक जगह, तो अगर वहां गलत है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। आप अल्टीमेटली दूसरा भी रास्ता है, तीसरा भी है, चौथा भी है। सो वी नीड अ प्रॉपर गुड एनालिसिस।
ओके। तो मतलब जैसे वैदिक और वो सब जो न्यूमरोलॉजिस्ट है अभी, तो हम्म। ओनली नाम चेंज कर देते हैं और जी। आपने जो बताया वो नहीं देखते, तो उससे फिर कोई बेनिफिट नहीं होता। नहीं, बेनिफिट के बदले में उस खराब होता है। आपके माइंड में अगर अल्टीमेटली आप नंबर को चेंज कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन माइंड उसके साथ फाइट करता है। योर सबकॉन्शियस माइंड फाइट कि हम उसे एक्टिवेट नहीं करने दे रहे हैं। और अगर आपकी थॉट प्रोसेस उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए कि भाई मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर, तो वो देख रहे, आप एक काम करो, आप अपने नेम न्यूमरोलॉजी को इस नंबर पे ले आओ। आपने कहा ठीक है कर लीजिए, आपने कर लिया। उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। आपको भी उसको एक्टिवेट करना, जब आपके माइंड उसका एक रोल है, उस नंबर का एक पर्टिकुलर रोल होता है। जब वो माइंड उसको से फाइट कर रहा है, आपको भी फाइट करना पड़ेगा। कि अगर सपोज ऐसा कोई नंबर है जो आपको क्रिएट कर दे रहा है कि डिसिप्लिन क्रिएट करें, और आप चाह रहे कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठूं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि आप सुबह 7 बजे नहीं उठ पाएंगे। आप अल्टीमेटली 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो आपका माइंड आपको वहां पर में रेजिस्ट कर देगा। तो आपको भी उसके साथ में वो फाइट करना पड़ेगा कि नहीं, मैं मैं कल से 7 बजे ही उठूंगा। तब माइंड उसको एक्सेप्टेबिलिटी में डालेगा करके। बिकॉज माइंड जो इतने सारे आपके ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स पैटर्न चल रहे हैं, उसे इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करता है। और मैं आपको ये कह दूं कि नेम न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नाम चेंज करना एक मने पार्ट नहीं है। नेम न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है। उसके अंदर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उसके अंदर में भी पर्सनल ईयर साइकिल देखना पड़ता है करके। तो ये जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट लोग फटाफट किसी भी तरह से हम 6 में ले आते हैं, 5 में ले आते हैं, 4 में ले आते हैं, कहीं डबल 8 को डाल दे रहे हैं स्टार्टिंग में, कहीं बीच में डबल 4 को डाल दे रहे हैं। ऐसा करने से नहीं होगा। हर चीज की एनालिसिस, आप सोचिए, आप एक एक वॉर में जा रहे हैं, आप एक ह्यूमन माइंड के वॉर को आप इतने साल के बाद में उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। जस्ट एक सिंपल आप एक नाम के नंबर को इधर पे ला देने से आप सोच सकते हैं कि क्या आपकी सारी लाइफ की सब कुछ चेंज हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती है करके। ओके सर, हमने बात की नेम न्यूमरोलॉजी और बिजनेस नेम चेंज की। अभी हम बात करते हैं हाउस नंबर की। क्या हम्म। हाउस नंबर अगर हमारा कोई है पर्टिकुलर, 1 हो गया, 4 हो गया, तो हाउस नंबर की एनर्जी घर के हर एक मेंबर को इफेक्ट करती है? चलिए, इसको ना ऐसे समझते हैं, हमारे पास में 3 इन्फ्लुएंस का पार्ट है। पहला जो हाईएस्ट इन्फ्लुएंस है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल, इन द सेंस मूलांक का नंबर, भाग्यांक का नंबर और नामांक का नंबर। इन तीनों की वाइब्रेशन सबसे स्ट्रांग है, और इन तीनों की एनालिसिस जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके नंबर्स की। इसके बाद आपके पास में आ जाता है सेकंड इन्फ्लुएंस जो है, उसे हम सोल अर्ज नंबर बोलते हैं, जो आपके नाम के वावल से बनती है। तो आपकी इनर डिजायर का जो है पार्ट, वो अल्टीमेटली पार्ट प्ले करती है। सेकंड इन्फ्लुएंस है मॉडरेट इन्फ्लुएंस। मॉडरेट इन्फ्लुएंस का मतलब है आपका टाइमिंग साइकिल, चाहे आप दशा ले लीजिए, चाहे पर्सनल ईयर ले लीजिए। तो ये आपके आपके नंबर के अंदर में इन्फ्लुएंस करेगी। जब जब आपका नंबर जो इसके साथ में जुड़ते जाएगा, क्योंकि उसका एक पीरियड रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। थर्ड आता है सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस क्या हुआ? आपका गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका ये जितने भी एसेट्स जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये आप पकड़ के चलिएगा कि जो भी चीज आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली सबसे पहले आप पे आएगी। उसका सिग्निफिकेंस भी, उसका इफेक्ट भी। जैसे आपने हाउस नंबर कहा, अब हाउस नंबर किसने खरीदा है? जिसके नाम पे अल्टीमेटली खरीदा है, सबसे पहले इंपैक्ट उसके ऊपर में आता है करके। फिर अगर हम फैमिली को पकड़ लें, तो फैमिली के अंदर में अगर है, तो वो डायरेक्शनल एनर्जी उनके ऊपर में अच्छा या बुरा जाता है। और इस डायरेक्शनल एनर्जी के लिए ही लोशु ग्रिड बना था। लोशु ग्रिड इसलिए नहीं बना था कि हम उससे ये निकाल सके कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी ट्रेड कैसी है करके। लोशु ग्रिड एक फेंगशुई का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसे हम, अगर हमारा कंपास वास्तु में गोल रहता है, और लोशु ग्रिड जो है वो कंपास है, वो एक स्क्वायर कंपास है। जहां अगर हम एक बिल्डिंग या फ्लैट का मैप रखें और उसके ऊपर में लोशु ग्रिड कंपास रख दें,
और आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर जहां वहां उसमें डाल दे, और जहां जो मिसिंग है इसका मतलब है उसकी एनर्जी उस जगह पर में मिसिंग आ रही है, उस डायरेक्शन पे मिसिंग आ रही है। तो उस डायरेक्शन पे अगर आपके बच्चों का अगर घर है तो वहां वो एनर्जी आपको अच्छा नहीं देगी। अगर वहां पर में आपका बेडरूम है जहां बहुत स्ट्रांग एनर्जी है और आपके वहां एनर्जी स्ट्रांग में है, तो वहां जो भी चीज होगी वहां पर में स्ट्रांग होगी। तो ये हाउस नंबर के साथ साथ ये हम अंदर की जो डायरेक्शनल एनर्जी होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और अगर हम गाड़ी की नंबर का अगर बात करें, तो हम उसे कॉग्निटिव में हमारे पास में कम से कम 10 से 12 फॉर्मूला है कि आपको गाड़ी जो है कौन सी कलर जो है, ये सब तो एक ट्रेडिशनल है। अभी गाड़ी खरीदने से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा कि लीकेज होगा, या आपकी गाड़ी मैक्सिमम टाइम मेंटेनेंस में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये एनालिसिस कॉग्निटिव छोड़ के नहीं निकाल सकता है। आपका गाड़ी अगर ड्राइवर चला रहा है तो वो ड्राइवर की एनर्जी जो है आपके गाड़ी के लिए ठीक है कि नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं। आपकी गाड़ी की जो ऑटोमेटिकली ब्रेकेज फेलियर ज्यादा होगी, या आप उस गाड़ी को काफी टाइम के लिए लॉन्जिविटी में रखेंगे कि चेंज करेंगे, ये हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं करके। तो ये इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में कम है, ज्यादा नहीं है करके। लेकिन अगर कोई आपको लकी नंबर बोल दे रहा है 5, आप हाउस को भी 5 डाल दे रहे हैं, गाड़ी को भी 5 डाल दे रहे हैं, मोबाइल को भी 5 डाल दे, सब में 5 डाल दे रहे हैं, तो एक साथ इकट्ठा होके 5 की एनर्जी इतनी बड़ी हो जाएगी जो आपको आपके फेवरेबल डायरेक्शन में काम नहीं करेगी, अनफेवरेबल डायरेक्शन में काम करेगी, क्योंकि वो एनर्जी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं करके। सर आपने बात की व्हीकल नंबर की, तो अभी ये हम्म। मैंने सुना है व्हीकल नंबर में ऐसा होता है कि अगर ये नंबर है तो तुम्हारा ज्यादा एक्सीडेंट होगा, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ होता है। नहीं, देखिए वो एनर्जी है करके ऐसा, हम उसे एक्सीडेंट प्रोननेस नंबर बोलते हैं कॉग्निटिव में। तो एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी से ही आपको एक्सीडेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी में आप नहीं है। लेकिन आप गाड़ी के अंदर में बैठ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस ही स्ट्रेस फील हो रहा है, या आप अल्टीमेटली जब जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वहां पर में आप जब भी जा रहे हैं वो वर्क नहीं हो रहा है, आप कोई बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं वो फेलियर हो जा रहा है, हम उसे भी एक्सीडेंट कहते हैं। इट इज नॉट ओनली कि आपका एक्सीडेंट हो जाना गाड़ी से वो गाड़ी के नंबर से ही खाली होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है करके। इट कैन बी कि आपके उस दिन की कोई एक पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन जो है एलिमेंट, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो गई है। और यही एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है करके, जो ये चेक करते रहना कि आपके क्या क्या है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट के यहाँ पर में सबसे पहला पार्ट रोल क्या होता है स्तुति, हमें अपने क्लाइंट से बहुत कुछ पूछना पड़ता है। दे हैव टू गिव अस मोर डेटा। हम सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ से एक जनरल एनालिसिस कर सकते हैं, इतनी सारी एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। इतनी सारी एनालिसिस करने के लिए आपका पास्ट, आपका सब कुछ मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि मैं लॉयर हूं, आप मुझे सब कुछ बता दे रहे हैं, तब जाकर मैं अल्टीमेटली उसके साथ में जो है मैं इधर उधर करके मैं देख पाऊंगा कि कहाँ सही है, कहाँ ग्राफ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसीलिए हमें, मैंने बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट इसके साथ मैं ज्यादा अट्रैक्टेड इसलिए हूं क्योंकि बहुत कम डेटा से हम बहुत ज्यादा एनालिसिस कर पाते हैं जो बाकी ऑकल्ट के अंदर में नहीं हो पाती है करके। मतलब कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी से हम लाइफ चेंज कर सकते हैं किसी की। यस, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ चेंज ही मेन है। आप एनालिसिस करके पग पग चल के आप अपने आप को चेंज कीजिए। आप अपने लक के पार्ट पे बिलीव मत कीजिए कि हमारा लक पार्ट जो है वो चेंज हो जा रहा है। कहीं अगर चेंज हो जा रहा है उसमें हमें न्यूमरोलॉजिस्ट की दरकार नहीं है। सर्टन नंबर्स की अलाइनमेंट उस पर्टिकुलर टाइम इवेंट पे ऐसा हो रहा है जहां पर में वो आपको फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं क्रिएट कर दे रहा है, लेकिन वो टाइम जो रहेगा ना वो एक माने फॉर अ स्मॉल पीरियड रहेगा, वो हर समय नहीं रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस कारण हो चुका है वो, आपके लाइफ में लक का पार्ट क्यों आया। लेकिन अगर हम एनालिसिस करके चलते रहें कि मेरे से मांग रहा है कि हमें बैलेंस होना है, हमें सेंसिटिव होना है, हमें इमोशनल डेप्थ को क्रिएट करना है, हमें एंगरनेस हमारे बिहेवियर में चेंज लाना है, ये अगर आप नहीं करेंगे, कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी इसकी रेमेडी कर सके। इसकी रेमेडी आपको खुद को ही करनी पड़ती है। लेकिन किस नंबर की वाइब्रेशन आपके साथ ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि ये आपको नहीं पता है, इसलिए आप
की रेमेडी नहीं कर पाते हैं करके। और यही कॉग्निटिव बताता है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम से आप इस नंबर को एक्टिवेट कीजिए, इस नंबर को आप थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। बस ये करने से आप आहिस्ते 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 देखेंगे कि आपके विंडोज ओपन होते जा रहे हैं और हर चीज अलाइन होते जा रही है। आप मुझे कोई क्लाइंट का एग्जांपल बताओ कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और आपने कैसे सॉल्व करी वो प्रॉब्लम, और आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको अभी कैसा रिजल्ट मिल रहा है? हेल्थ से ऐसा रिलेटेड तो हो गया, बहुत करियर से बहुत रिलेटेड हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है स्तुति। अगर मैं मैरिज की अगर बात करूं तो अभी एक पर्सन है जिसकी काफी ईयर से मैरिज नहीं हो पा रही थी करके, तो हमने उसे अगेन एक कॉग्निटिव से पर्सनलाइज कोड और यंत्र बना कर दिया करके, एंड बेस्ड ऑन दैट करके मैरिज का जो पार्ट है वो हो रहा है। हेल्थ को लेकर हम लोग ने काफी जनों की एनालिसिस करके, आज वो एनालिसिस करके सबसे अच्छी बात ये है कि वो खुद एनालिसिस कर पा रहे हैं कि मेरी हेल्थ की वाइब्रेशन कहाँ जा रही है। दे आर एबल टू सी, बिकॉज वो हमारे स्टूडेंट है जिन्हें हम कॉग्निटिव पढ़ा रहे हैं, तो वो अपनी एनालिसिस करते करते करके कहाँ उसकी हेल्थ की पैटर्न जा रही है, वो पैटर्न अपने 9 इयर्स के पैटर्न को पूरा निकाल ले रहे हैं और वो पैटर्न के बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे हैं करके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खाली ये इंडिया में नहीं, क्योंकि हमारे जो इंडियन सिटीजन जो बाहर बैठे हैं वो भी अल्टीमेटली जो मेरे कॉग्निटिव के क्लास कर चुके हैं, मेनी ऑफ देम वहाँ ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हैं। तो वो इस बिहेवियर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं, दे इंजॉय, वो फियर मिस्टिज्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहते हैं। और इस पैटर्न को जब वो कर रहे हैं तो उससे उनके ऊपर में बहुत डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आने का सबसे पहला पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस। मेरा काम एनालिसिस है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो रहे तो वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। हम सिर्फ आपको पहना दें, हम सिर्फ आपको मोबाइल में यंत्र दे दें, हम आपको सिर्फ कोड दे दें, तो वो कोड किसके लिए है, वो यंत्र किसके लिए है? वो अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है कि ये नंबर मेरे को ज्यादा हमें एक्टिवेट करना है, ये नंबर को हमें थोड़ा सा बैलेंस करके नीचे जाना है। ये आप करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूं सर्टेन पीरियड, कुछ कुछ को है जिनके कोड्स बहुत जल्दी काम किए, मुझे भी नहीं बिलीव हुआ, क्योंकि हमारे कुछ ने कहा कि सर ये तो सडन काम कर गया, कुछ को समय लगा है। तो ये माइंड के ऊपर रहता है कि वो कितना रिजिड है किस चीज पे, और आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको एंगरनेस को कम करना है, जिससे आपका ये एनर्जी इस नंबर को रिड्यूस करना होगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। ये बोलना कि मेरे से नहीं हो सकता है, ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं उसके कोई ना कोई मीडियम में आपको क्रिएट कर दूंगा। ये जो कोड्स हो गए, या आपको कुछ पहनने के लिए आपको क्वाड्स हो गए, या आपको मैंने कोई यंत्र बना दिया है करके, या बीज मंत्र मैंने आपको कोई दे दिया है, तो दीज एक्टिवेट करने से क्या होता है कि ये आपको, आपके पास में अस्त्र है जो आपको हेल्प करता है, लेकिन आपको इनको लेकर सारे लाइफ नहीं चलना है। डोंट आपको ऐसा नहीं है सर ये यंत्र तो अच्छा काम किया, आप मुझे और 4 यंत्र दे दीजिए या 3 यंत्र दे, ऐसा नहीं है। इसको पकड़ के सीढ़ी चढ़िए, उसके बाद अपने हैबिट मेंटल पैटर्न को खुद डेवलप कीजिए। नहीं तो अगेन फिर वही हुआ, आप एक किसी के भरोसे रह गए, फिर आपको हर बार मेरे पास में आकर उसी के सीढ़ी को पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। कॉग्निटिव ये नहीं बोलता है यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद ही चेंज होना होगा, हमें खुद ही अपने जी, बिहेवियर पैटर्न्स चेंज करने हैं। यस यस यस, आप अगर उसको करेंगे, आप अपने में अवेयर हो जाएंगे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इससे बेटर कोई रेमेडी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है, एंड वो बहुत जल्दी काम करता है। क्यों? क्योंकि आप माइंड को कंट्रोल कर ले रहे हैं। आप माइंड को बोल रहे हैं कि आप ऐसा लाइफ के ऊपर में थ्रो मत कीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे करना है तो ऐसा कीजिए। जब वो रिजिडिटी चली जाएगी, अपने आप अलाइन। लेकिन किस नंबर की रिजिडिटी है, ये आपको कॉग्निटिव से, मेरे से जान लेना पड़ेगा कि आपकी ये अलाइंड नहीं है, ये चीज की अलाइनमेंट आपको कर लेनी है। तो वो एनालिसिस जब हम कर देते हैं, तब उसके बाद आप अपने उसको पकड़ के अपने लाइफ लॉन्ग में चलिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि आपकी साइकिल में हर साल क्या नंबर आ रहा है, क्या नंबर जा रहा है, क्या चेंज आ रहा है। आप उस 9 इयर्स के साइकिल को पकड़ पकड़ के आप चलते जाइए कि वो चलते जाएगी। क्योंकि एक साइकिल का एक फेज रहता है, हम अपने पूरे लाइफ को 4 साइकिल में बांधते हैं।
हर साइकिल 9 इयर्स का होता है, हर 3 साइकिल के बाद में एक फेज चेंज होता है, 27, 54, 81 एंड 81+। तो वो साइकिल्स जो है, आप उस 9 साइकिल को पकड़ पकड़ के आप अगर चलते जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली एक रूटीन में आ जाएंगे, स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानने मिली। मतलब अभी तक वैदिक और लोसू के बारे में ही सुना था, आज जी फर्स्ट जी टाइम सुना कॉग्निटिव न्यूरोलॉजी भी कुछ होती है, और जी ये पूरा साइंस बेस्ड और बहुत डीप है। तो जी बहुत जी। अच्छा लगा, नॉलेज हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। तो थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।